हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद विकास राही में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का पहले चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो उसे देख ले, इसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको पूरे कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। मैंने आपको बताया था कि यूरोप एक महादेश है जहाँ राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश से प्रेम, देश से लगाव। अगर किसी को अपने देश के प्रति चिंता होने लगे, उसे देश के प्रति प्रेम आ जाए, वह देश के भलाई के बारे में सोचने लगे, तो यह विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाती है। तो यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जहाँ धीरे-धीरे क्या हुआ कि अपने देश के प्रति, अपने देश की जो स्थिति थी उसमें विकास करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया और अपने देश की स्थिति में परिवर्तन लाया। यही चीज़ यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो हमने बताया था आपको कि यूरोप में जो एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, यहाँ पहले क्या था कि राजा का शासन था और वहाँ बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, जिसके राजा को लुई कहते थे। और जब लुई 16वां फ्रांस का राजा था, उसके समय में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि लुई 16वां को गद्दी से हटाया गया और फिर लोगों ने क्या किया कि संवैधानिक रूप से वहाँ पे शासन चलाना शुरुआत किया। जिसके बाद कुछ समय के बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह फ्रांस का राजा बना और उसने क्या किया, धीरे-धीरे अपने देश की स्थिति को सुधार किया, जिसको देख कर के अगल-बगल के जो देश थे, वहाँ के लोगों ने भी उसे अपने यहाँ आने के लिए कहा। और जब नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी गया तो जर्मनी जो है पूरी तरीके से बिखरा हुआ देश था, जहाँ अनेक छोटे-बड़े राजा थे। तो उन्होंने क्या किया कि जर्मनी में छोटे-छोटे राजाओं को हरा करके जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया था। और इसके वजह से क्या हुआ कि अन्य जो देश थे, जो फ्रांस से फ्रांस के दुश्मन थे, उन लोगों ने मिल कर के नेपोलियन को हराने का कोशिश किया, ठीक है? जिसके वजह से क्या हुआ कि 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हुई। जिस लड़ाई में क्या हुआ कि एक साइड 4 देश थे। 4 देश कौन-कौन थे? तो 4 देश में एक था ऑस्ट्रिया, एक था इंग्लैंड, एक था आपका रूस और पर्सा। इन सभी ने मिल कर के क्या किया, नेपोलियन के ऊपर हमला किया था, यानी फ्रांस के ऊपर हमला किया, जिसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहाँ नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो जाती है। और 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, जिसमें अध्यक्ष जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में धीरे-धीरे नेपोलियन के शासन का तो अंत हो गया 1815 में और मेटरनी के शासन का जो है शुरुआत हुआ था। हर जगह मेटरनी की बातों को सुना जाने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ कि मेटरनिक युग की शुरुआत माना जाता है 1815 ईस्वी में और ये मेटरनिक युग जो है 1848 ईस्वी तक चला था। इसी बीच में फ्रांस का जो अगला शासक बना था 1830 में, जो शासक था उसका नाम था चार्ल्स दशम, जिसके समय में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। और उसके बाद लुई फिलिप जो है वह राजा बना था, जो कि आर्यलेंस वंश का था। लेकिन उसके शासनकाल में भी 1848 ईस्वी में क्रांति हो जाती है और अगला राजा जो है लुई नेपोलियन को बनाया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको कहानी को समझा दिया था। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ मैंने आपको बताया है, यहाँ देखेंगे आप लोग 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप के खिलाफ क्या होता है कि क्रांति हो जाता है। और क्रांति के वजह से क्या हुआ कि लुई फिलिप जो है वह गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस का राजा जो है वह लुई नेपोलियन बना। 1848 की बात है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अन्य भी नेता थे जो फ्रांस में अनेक विचारों को मानते थे, जिसमें से एक है लुई वाला, जो कि सुधारवादी नेता थे। इनका मानना था कि सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से एक अन्य नेता थे जिसका नाम था लामार्टिन और ये गणतंत्रवादी नेता थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा कि बताइए लुई वाला कैसा नेता था, तो बोलेंगे सुधारवादी नेता। पूछा जाएगा कि लामार्टिन कैसा नेता था, तो बताएंगे कि गणतंत्रवादी नेता। और जैसे ही फ्रांस में यह क्रांति हुई, इसका असर धीरे धीरे पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी पड़ने लगा। तो इसी में क्या हुआ था, इसके बाद अन्य देश में भी क्रांति शुरू होने लगी। इसी पे मेटरनिक ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, और इसने क्या बोला कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी जब कोई भी गतिविधि फ्रांस में होती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप को होने लगता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा जाता है कि बताइए किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो अब बताएंगे कि ऐसा मेटरनिक ने कहा था।
तो मैंने बताया कि जो फ्रांस की क्रांति थी 1830 की, इसके बाद 1848 की, फिर शुरुआत में जो 1789 का क्रांति हुआ था, इसे देख करके अन्य भी देश क्या हुए, प्रेरित हुए और अपने यहाँ आंदोलन करना शुरू किए। इसी में दो महत्वपूर्ण देश है जिसका वहाँ पे आंदोलन हुआ और देश जो है टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर उसको एकीकरण किया गया, यानी पूरे देश को एक पहचान दिया गया, वहाँ के एक शासक हुए। तो उसमें से जो देश है उसका नाम है, एक का इटली और दूसरा का नाम है जर्मनी। तो एक सवाल आता है कि बताइए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों देश जो है वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली एवं जर्मनी की एकीकरण की बाधा कौन सा देश था? तो ये जो था ऑस्ट्रिया था। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है वो मेटरनिक था और मेटरनिक पुराने व्यवस्था का समर्थक था। इसका मानना था कि जैसी व्यवस्था चलती आ रही थी वही सही था, इसमें परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे राजा थे और देश को कन्या बहुत सारे भागों में बांट दिया गया था। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इटली एवं जर्मनी की एकीकरण की मुख्य बाधा कौन सी देश थी? तो बताएंगे कि ऑस्ट्रिया था। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में जो सबसे पहले योगदान दिया था जिस व्यक्ति ने या जिसका चर्चा आता है वह है मेज़िनी। ठीक है, मेज़िनी है। इसने क्या किया था, इटली के एकीकरण करने के लिए एक संस्था से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था कार्बोनरी। तो कार्बोनरी जो है छापामारी युद्ध करता था, इसी से मेदिनी जुड़ा हुआ था और जो भी देश को खतरा पहुंचाने का काम करते थे उनसे ये लोग लड़ने का काम किया करते थे। और मेदिनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक संस्था बनाया था, एक ग्रुप बनाया था लोगों का, जिसका नाम रखा था यंग इटली और इसका स्थापना इसने 1831 ईस्वी में किया और कुछ समय के बाद इसने एक और ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा यंग यूरोप। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? तो बताएंगे कार्बोनरी। फिर अगला सवाल आएगा कि बताइए मेदिनी यंग इटली का स्थापना कब किया? तो 1831 में। और यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? तो 1834 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसके बाद अगला है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, यहाँ पे नाम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नीचे नाम देख लेंगे, विक्टर इमैनुअल। ये व्यक्ति जो है विक्टर इमैनुअल इसका नाम है। तो देखिए विक्टर इमैनुअल जो है ये सर्डिनिया एवं पिडमाउंट का राजा था। ठीक है, ये इटली का दो राज्य हैं, सर्डिनिया और पिडमाउंट। यहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल। इसने क्या किया, इटली के एकीकरण के लिए अपना प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को बनाया जिसका नाम था काउंट काबूर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण के लिए अपना प्रधानमंत्री किससे बनाया? तो बताएंगे काउंट काबूर को। अब ये काउंट काबूर को लगता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, यानी ऑस्ट्रिया को हराना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए काउंट काबूर के अनुसार इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन सी देश थी? तब बताएंगे कि ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने क्या किया, फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किस देश के साथ दोस्ती कर लिया? फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि एक लड़ाई हुआ जिसको बोलते हैं क्रीमिया का युद्ध। और ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, ये क्रीमिया का युद्ध जो है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। क्रीमिया का युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, जिसमें क्या था कि काउंट काबूर ये फ्रांस का मदद कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस लड़ाई में जीत गया। और ये जो लड़ाई हुई थी 1853 से 1854 के बीच में हुई थी। तो यहाँ आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए क्रीमिया युद्ध कब हुआ? तो बताएंगे 1853 से 54 के बीच में। क्रीमिया युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस के बीच और ऑस्ट्रिया के बीच। और इसमें किसकी जीत हुई? तो फ्रांस की जीत हुई। कारण क्या था कि फ्रांस तो था ही शक्तिशाली देश, उसको काउंट काबूर का भी समर्थन प्राप्त था और ऑस्ट्रिया अकेला देश था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया की हार हुई और फ्रांस जो है जीत गया। अब समय आगे बढ़ता है और अब आगे क्या होता है, ये जो काउंट काबूर था कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। सवाल में पूछा जाता है कि बताइए काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ था? तो 6 जून 1861 को इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इटली के एकीकरण के लिए जो अगले व्यक्ति आते हैं उसका नाम है गैरी बाल्डी।
ये गैरीबाल्डी जो है ये पेशे से एक नाविक था, यानी नाव को चला करके अपनी जीवन यापन करता था। लेकिन इसका इच्छा था कि यह क्या करे, इटली का एकीकरण करे। ये वास्तव में दक्षिणी इटली का एकीकरण करना चाहता था और इटली के एकीकरण के लिए सेनाओं की ज़रूरत थी। इसलिए इसने क्या किया, इसके पास जो भी कर्मचारी लोग थे, अपने कर्मचारी और जो कुछ अन्य लोग जो स्वयं सेवा देना चाहते थे, यानी इसके सेना में शामिल होना चाहते थे, वैसे लोगों की मदद से इन्होंने क्या किया, एक सेना बनाया और उस सेना का नाम रखा लाल कुर्ती सेना। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए गैरीबाल्डी ने किस सेना का गठन किया, तो लाल कुर्ती सेना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक। यह किसका एकीकरण करना चाहता था, तो दक्षिणी इटली का एकीकरण करना चाहता था। यह जब अपना सेना बना लिया, यानी लाल कुर्ती सेना का गठन कर लिया, तो फिर इन्होंने क्या किया, अपनी सेना की मदद से सिसिली और नेपल्स पर हमला किया। ये दो क्षेत्र हैं इटली के, यहाँ पे हमला किया और यहाँ के राजा को हरा करके यहाँ के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, किसने अपने जीते हुए क्षेत्र को, जो सर्डिनिया और पिडमोंट का राजा था विक्टर इमैनुअल, इस व्यक्ति को दे दिया, यानी इस राजा को दे दिया और अंत में अपने ज़िंदगी को एक साधारण किसान की तरह ज़िंदगी बिताने का फैसला लिया। तो ये अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हुए थे गैरीबाल्डी ने, क्योंकि वह क्या किए, सेना भी बनाए, हमला करके उसको आज़ाद भी करवाएं अपने देश को, ठीक है, उसका एकीकरण भी किए और फिर वहाँ का जो राजा था उसे दे भी दिए। तो इस चीज़ को देखते हुए इनके ऊपर जीवनी लिखे हैं हमारे देश के लाला लाजपत राय ने। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए गैरीबाल्डी की जीवनी किस भारतीय ने लिखा है, तो बताएंगे लाला लाजपत राय ने। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि गैरीबाल्डी की मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि बताइए गैरीबाल्डी का मृत्यु कब हुआ, तो बोलेंगे 1862 ईस्वी में, सॉरी 62 है। इसके बाद क्या हुआ, इटली का जो एकीकरण पूरे तरीके से किया गया, वहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल के द्वारा किया गया और ये 1871 ईस्वी में हुआ। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इटली का एकीकरण पूरे तरीके से कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, तो विक्टर इमैनुअल के द्वारा, जो सर्डिनिया और पिडमोंट का राजा था, ठीक है। इसके बाद इटली के एकीकरण में योगदान किन किन व्यक्ति का था, ये सवाल पूछा जाता है ऑप्शन में दे करके। 3-4 ऑप्शन मतलब ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 नाम इसमें से रहेगा, एक अन्य नाम रहेगा। ध्यान रखिएगा कि इटली के एकीकरण में योगदान सबसे पहले मेज़नी का था, इसके बाद काउंट काबूर का, गैरीबाल्डी का और विक्टर इमैनुअल का। इन 4 व्यक्तियों का जो है योगदान है इटली के एकीकरण में। अगर कोई अन्य नाम आते हैं तो याद रखिएगा कि उनका योगदान नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण के बाद, इटली का एकीकरण 1871 में हो जाता है। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत होती है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसका नाम था पर्सा। बार बार इम्पोर्टेंट ये सवाल है, बार बार रिपीट होता है। और मैंने बताया था कि जो वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में नेपोलियन के साथ हुई थी, इसमें क्या था, विरोध में पर्सा देश भी था, जो कि ऑस्ट्रिया, इसके बाद रूस, इंग्लैंड इसके साथ था। उसका सहयोगी देश था पर्सा भी। और ये पर्सा किस देश के अंतर्गत आता है, तो जर्मनी देश के अंतर्गत आता है। पर्सा का जो राजा था इसका नाम था विलियम प्रथम। पर्सा का जो शासक था, राजा था, इसका नाम था विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री यानी कि अपना चांसलर बनाया। तो यहाँ से 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2-3 सवाल। पहला कि पर्सा किस देश का राजा था, तो बोलेंगे जर्मनी का। दूसरा, पर्सा जो है वहाँ का राजा कौन था, तो विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री किससे बनाया, तो बिस्मार्क को। अब ये बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण करना था इसको, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नीति चलाया। उस नीति को बोलते हैं रक्त एवं लौह की नीति। यानी इन्होंने क्या किया था कि इनका मानना था कि जो दुश्मन है, ठीक है, उनका खत्म करके ही एकीकरण किया जा सकता है। जब तक वो विरोध में रहेंगे तब तक एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति चलाई, यानी कि सामने वाले को हत्या करके, ठीक है, तलवारों से उनका हत्या करके देश का एकीकरण किया जाएगा। तो ये रक्त एवं लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क के द्वारा चलाया गया था और बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाने का काम विलियम प्रथम किए थे। ये सवाल याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह का नीति चलाया। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच एक लड़ाई हो गया। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच एक लड़ाई हो गया, और ये लड़ाई जो है सेडोवा नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इस युद्ध को बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बताएंगे ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। पर्सा वही जहाँ का चांसलर बिस्मार्क था, और ऑस्ट्रिया जिसको यह हराना चाहता था। इस लड़ाई में क्या हुआ, 1866 ईस्वी में ये लड़ाई हुआ था।
सेडोवा का युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में। किसके बीच हुआ, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या था कि पर्सा जो है, जहाँ का चांसलर जो है बिस्मार्क था, उसने अनेक नीति चलाया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि इसकी जीत हो गई और ऑस्ट्रिया जो है इस युद्ध में हारा गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए सेडोवा के युद्ध में किसकी जीत होती है, तो हम बोलेंगे कि पर्सा की जीत होती है। पर्सा यहाँ पे जीत गया और किसकी हार हो गई, ऑस्ट्रिया की हार हो गई। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, 1866 में हुआ। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि चूंकि अब धीरे धीरे पर्सा जो है वह ताकतवर बनता जा रहा था, इसने 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। इसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो फ्रांस था, फ्रांस जो है वह कुछ ज़मीन जो है वह पर्सा से मांगने लगा, बोला कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे कुछ शर्तों को माना है, जिसके वजह से क्या है कि तुम जो हो ऑस्ट्रिया से जीत पाए हो। तो कुछ ऐसा दोनों के बीच में फैसला हुआ था, निर्णय हुआ था कि कुछ ज़मीन जो है वो पर्सा देगा फ्रांस को। लेकिन जब आगे चल करके जब पर्सा जो है शक्तिशाली होने लगा, तो उसने बोला कि नहीं, हम किसी प्रकार का ज़मीन नहीं देंगे। इस वजह से क्या हुआ कि एक लड़ाई हो गया फ्रांस और पर्सा के बीच। उस लड़ाई को बोलते हैं हम लोग सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1870 में हुआ था। तो दो सवाल यहाँ पे याद रखिएगा कि सेडोन का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1870 में। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच। और इसमें भी क्या हुआ कि पर्सा जो है यहाँ भी जीत गया, यानी कि सेडोन के युद्ध में भी पर्सा की ही जीत हुई और फ्रांस जो है इसकी हार हो गई। फ्रांस जो है यह हार हो गया। इसके बाद एक संधि होती है पर्सा और फ्रांस के बीच। इस संधि को बोलते हैं फ्रैंक फ्रंट की संधि, और ये जो होती है 10 मई 1871 को हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई, तो बोलेंगे 10 मई 1871 को। किन देशों के बीच हुआ, यानी पर्सा के बीच और फ्रांस के बीच। पर्सा जो है वह जर्मनी का शक्तिशाली राज्य था। इस प्रकार से क्या होता है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो इटली का भी 1871 में हुआ था और जर्मनी का भी 1871 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम बिस्मार्क है और दूसरा वहाँ के जो राजा थे जिसका नाम विलियम प्रथम है। तो इन दोनों का योगदान जर्मनी के एकीकरण में था। बाकी मैंने आपको बताया था मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूल और विक्टर इमेनुअल, इन सभी लोगों का योगदान जो है इटली के एकीकरण में था। अब कहानी आगे बढ़ता है, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल और है। एक संस्था है जिसका नाम है जालबेरिन। ठीक है, जालबेरिन क्या था, तो ये एक व्यापारियों का एक संगठन था। इसका स्थापना 1834 ईस्वी में पर्सा राज्य के नेतृत्व में हुआ था। तो सवाल पूछा जाएगा कि जालबेरिन क्या है, तो बताएंगे कि व्यापारियों का एक संगठन है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे आंदोलन सफल हो गए, यहाँ का एकीकरण हो रहा था, इस राज्य में आंदोलन चल रहे थे, उसी समय अन्य देशों में भी क्या था कि आंदोलन हो रहे थे, जिसमें से एक देश है जिसका नाम है पोलैंड। और पोलैंड में एक आंदोलन होता है 1863 में। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा कि बताइए पोलैंड में आंदोलन कब हुआ, तो बताएंगे 1863 ईस्वी में। अब एक अन्य देश है जिसका नाम है हंगरी। ठीक है, ये जो हंगरी है, यहाँ का एक नेता था जिसका नाम है, राजा था जिसका नाम है कोशुत। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कोशुत कहाँ का राजा था, तो बोलेंगे हंगरी का। हंगरी की जो राजधानी है वह है बुडापेस्ट। ठीक है, ये पूछा जाता है, 2 बार पूछा भी जा चुका है कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो बताएंगे बुडापेस्ट। एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है हिगेल। यह व्यक्ति दार्शनिक था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा बताइए हिगेल कौन था, तो बताएंगे दार्शनिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और इसमें क्या है कि हम लोगों को बस एक टॉपिक और जानना है और वह है यूनान की स्वतंत्रता। इसके बाद हम लोगों का यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये जो यूनान है वह प्राचीन समय से ही क्या था कि एकदम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किस देश का ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य, यहाँ साहित्य होना चाहिए, साहित्य साहित्य यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये देश था यूनान, यानी यूनान देश जो है प्राचीन समय से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा। लेकिन ये देश इतना आगे रहने के बावजूद भी क्या हुआ कि यह देश अन्य देश का एक गुलाम हो गया और इस पे जिस देश का कब्जा था वह है तुर्की। तो क्वेश्चन आया कि बताइए यूनान पर किस देश का कब्जा था, किस देश का अधिकार था, तो बोलेंगे तुर्की का। और तुर्की क्या क्या यूनान के क्षेत्र में बहुत ही आतंक मचा रखा था, अपना साम्राज्य फैला रखा था और इसकी नीति अच्छी नहीं थी। इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि यूनान जो है वह ज्ञान और विज्ञान को फैलावा दे रहा है और तुर्की जो है वो गलत नीतियों को जो है फैलावा दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया कि बताइए यूरोप का मरीज कौन है, आंसर बताएंगे कि तुर्की है।
अब क्या हुआ कि इस तुर्की देश को हराने के लिए और यूनान को स्वतंत्र देश बनाने के लिए लंदन में एक सम्मेलन होता है 1827 ईस्वी में। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये तीनों देश मिलकर के तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में मदद करने का यानी कार्रवाई करने का फैसला लेते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि सभी चारों देश की सेना, चार कौन कौन देश, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूनान, सभी देशों की सेना जो है एक साथ लड़ती है और इधर क्या होता है कि तुर्की रहती है, जिसके वजह से युद्ध में जो है तुर्की की हार हो जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है कि तुर्की के साथ 1829 ईस्वी में एक संधि होता है जिसे बोला गया एड्रियानोपुल की संधि। तो क्वेश्चन आएगा कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो बताएंगे 1829 ईस्वी में। किस देश के साथ हुई, तो तुर्की के साथ। अब अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल होगा। अब ये क्या हुआ कि एड्रियानोपुल संधि के द्वारा यह बात निर्णय किया गया था कि यूनान में जो है कुछ हद तक तुर्की का भी शासन रहेगा, लेकिन फाइनली 1832 ईस्वी में आकर के यूनान को पूरी तरीके से स्वतंत्र बना दिया गया और एक जगह था बवेरिया, वहाँ के शासक का नाम था ऑटो। इसको क्या किया गया, स्वतंत्र यूनान का, यानी जब यूनान पूरी तरीके से आज़ाद हो गया तो उसका राजा बनाया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए यूनान पूरी तरीके से स्वतंत्र कब हुआ, तो बोलेंगे 1832 ईस्वी में। और स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना था, तो बोलेंगे बवेरिया का शासक ऑटो। इस प्रकार से क्या हुआ, यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और वहां से तुर्की का शासन समाप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का यह चैप्टर पूरा तरीके से समाप्त होता है। अब मैं अगले वीडियो में यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को मैं शामिल करूंगा। अभी क्या है कि 2 प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आपके लिए प्रश्न। आपको पहले प्रश्न का जवाब देना है कि फ्रांस किस महादेश में है। अगर आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। और जो दूसरा सवाल है वह है राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।